हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th अतीत से वर्तमान चैप्टर 10 अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक शहर मध्यकालीन शहर से किस प्रकार भिन्न थे, चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा, मध्यकालीन शहर परंपरागत व्यवसायियों, शासन सत्ता के केंद्र और मंदिरों के केंद्र होने के कारण विकसित हुए थे, जबकि औपनिवेशिक शहर अंग्रेजों के आधुनिक व्यवसाय वाणिज्य के कारण विकसित हुए थे। औपनिवेशिक शहरों के विकास के साथ साथ मध्यकालीन शहरों में वस्तुओं के उत्पादन कम होने लगे, उन वस्तुओं की मांग घटने लगी और ये शहर उजड़ने लगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर एक व्यावसायिक शहर था, क्या आप इस विचार से सहमत हैं। उत्तर हो जाएगा, हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूँ कि भागलपुर एक व्यावसायिक शहर था। यहाँ प्राचीन काल से ही तसर सिल्क का कपड़ा तैयार होता था, जिस कारण इसे सिल्क सिटी कहा जाता था। यहाँ के बने उत्कृष्ट और कलात्मक कपड़ों की मांग यूरोपीय देशों में भेजा जाता था, जहाँ इसकी बहुत मांग थी। क्लियर है। अगला है, सही या गलत बताएं। भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ। हाँ, सही बात है। मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था। गलत बात है, नहीं था। 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मरवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ। सही बात है। भारत में आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ। हाँ, सही बात है। पाँचवा है, पर प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। हाँ, सही बात है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। प्रेसिडेंसी शहर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में था। रेलवे शहर बरेली, जमालपुर में था। औद्योगिक शहर कानपुर, जमशेदपुर को कहा जाता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरें। पहला है, भागलपुर नगर पालिका होगा, गलती यहाँ लिखा हुआ है। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 22 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र कहाँ था? चंपानगर में था, नाथनगर में था, नाथनगर मोहल्ला में था। भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी डैश थे। कौन थे? शरत चंद्र थे, आसेंदु बाबू थे, हरि कुंज थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु था। क्या था? संग्रह केंद्र और वितरण बिंदु था। अगला क्वेश्चन है, कालजयी उपन्यास डैश की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। देवदास की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण का आशय क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, व्यापारिक एवं राजनीतिक कारणों से किसी क्षेत्र में होने वाली विकास एवं समृद्धि के उस क्षेत्र में शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धार्मिक केंद्र के रूप में भी जब किसी क्षेत्र के आसपास के लोगों का वहां आकर बसना शुरू हो जाता है तो उस क्षेत्र में शहरीकरण शुरू हो जाता है। किसी क्षेत्र में जब अमीर लोग एवं गरीब वर्ग दोनों रहते हो
और वहाँ व्यापार फलना फूलना शुरू हो जाता है तो उस क्षेत्र को शहरी की प्रक्रिया शुरू हो जाती। उस क्षेत्र में क्या होती है? शहरी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शहरीकरण कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में नए शहरी केंद्रों के विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर हो जाएगा 18वीं सदी में शहरों की स्थिति में बदलाव होने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ पुराने शहर पतनोन्मुख हुए और नए शहरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण शासन से संबंध शहरों का पतन होने लगा। नई क्षेत्रीय शासन केंद्र लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगापटम, गुना पुणे होगा, गलती हो पुणे लिखा है, पुणे, नागपुर, बड़ौदा आदि नए शहरी केंद्रों के रूप में स्थापित होने लगे। व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार, प्रशासक तथा अन्य विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले लोग इन नए शासक केंद्रों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। व्यापारिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण भी शहरी केंद्रों में बदलाव के चिन्ह देखे गए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जैसे पुर्तगालियों ने गोवा में, डचों ने मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास चेन्नई में, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के कारण इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास शहर विकसित होने लगे। जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी तब पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह अपना महत्व खोने लगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था के अंतर को स्पष्ट करें। गांव के लोग का मुख्य काम खेती होता है, जबकि शहरों में अन्य तरह के व्यवसाय किए जाते हैं। गांव में अधिकांशतः किसान और खेती के कामों से जुड़े मजदूर और छोटे मोटे काम करने वाले लोग और छोटे स्तर पर सब्जियों, राशन और अन्य दैनिक कामों में आने वाले वस्तुओं के छोटे दुकानदार रहते हैं। जबकि शहरों में छोटे मध्यम बड़े व्यापारी, शिल्पकार, शासक तथा अधिकारी रहते हैं। पहले अक्सर शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अलगाव को चिन्हित करती थी। शहरों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। अतः ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था में स्पष्ट और बड़ा अंतर था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भागलपुर शहर एक व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक नगर था, कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन भागलपुर शहर की पहचान एक व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में रही है। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजार से घिरा भागलपुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक शहरी केंद्र था। शायरी एवं नृत्य संगीत आमतौर पर मनोरंजन के साधन थे। इस शहर में ऐशो आराम सिर्फ कुछ अमीर लोगों के हिस्से में थे। ऐश आराम जो करता था, अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। यहाँ व्यापारी, अधिकारी, सरकारी, छोटे बड़े कर्मचारी, कारीगर, जुलाहे, बुनकर, मजदूर हर वर्ग के लोग रहते थे। रेलवे का विकास और शहर से सटे रेलवे और गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण शहर की व्यापारिक गतिविधियों में और भी तेजी आई, जिससे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में इसे विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ बैंकिंग कंपनियों के विक्रय एजेंट हड्डी के काम के अतिरिक्त सिल्क, सूती, ऊनी कपड़े, किराना, अनाज, तेल का थोक व्यापार होता
था। इस शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। यह व्यवसाय बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, जिसके कारण इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ का कपड़ा यूरोपीय देशों को भेजा जाता था, जहाँ इसकी बहुत मांग थी। भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। इस शहर में अनेक नामी गिरामी साहित्यकारों, संस्कृतिकर्मी, रंगकर्मी, शिल्पकार, संगीतकारों एवं फोटोग्राफरों का जमघट लगा रहता था। नौमी लेखक शरत चंद्र विभूति भूषण बंदोपाध्याय रविंद्रनाथ टैगोर भागलपुर प्रवास कर चुके थे। प्रसिद्ध लेखक बलाई चंद्र मुखर्जी उर्फ बनफूल से यहाँ लंबे समय तक लेखन कार्य किया था। साहित्यकार और रंगकर्मी राधा कृष्ण सहाय यहीं के थे, जिन्होंने कई रचनाओं का बंगला से हिंदी में अनुवाद किया। शरत चंद्र ने कालजयी उपन्यास, देवदास, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने पथेर पांचाली का सृजन भागलपुर में ही रहकर किया। अतः भागलपुर शहर एक व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक नगर था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर को सिल्क सिटी रेशमी शहर कहा जाता है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। यह व्यवसाय यहाँ बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, इसीलिए इस शहर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ 1810 में करीब 3275 करघे चल रहे थे। इस व्यवसाय का प्रमुख केंद्र चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला था। रेशम और सूत की मिलावट से बाफ्टा तैयार किया जाता था। यहाँ का कपड़ा यूरोपीय देशों को भेजा जाता था, जहाँ इसकी बहुत मांग थी। इन्हीं कारणों से भागलपुर को सिल्क सिटी रेशमी शहर कहा जाता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, शहरों के सामाजिक परिवेश को समझाएं। इसका उत्तर हो जाएगा, शहरों में कई तरह के व्यवसाय किए जाने से यहाँ हर वर्ग के लोग रहते थे। शहरों में व्यापारी, शिल्पकार, शासक, अधिकारी, कामगार, मजदूर, बुनकर, जुलाहे प्राय हर वर्ग के लोग रहते हैं। पर वहाँ मुख्य तौर पर 3 वर्ग दिखते हैं। एक तो बहुत अमीर लोग जो शासन या व्यापार से जुड़े होते हैं। दूसरे मध्य वर्ग जो कि शासन से जुड़े अधिकारी या कर्मचारी होते हैं। और तीसरे मजदूर या घरों में काम करने वाले कामगार और अन्य बेहद गरीब लोग। अमीर लोग सुविधा संपन्न घरों या आलीशान भवनों में रहते हैं, जबकि गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों में, जहां सुविधा बिल्कुल नगण्य होती है, वहां रहता है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।